जो आप फॉर्मेशन ऑफ टी रेशियो ऑफ 6 एंगल्स जो आप पढ़ रहे थे, इसमें आपको जो थीटा की जो हम बात करते हैं पिछले क्लास में, यदि उस थीटा के जगह पे हमारे पास 30 डिग्री दिया गया हो और 60 डिग्री दिया गया हो, ठीक है, तो इन द रेस्पेक्ट ऑफ 30 और 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। लेकिन जानो 30 और 60 के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का नाम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो इससे पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ देखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि हमने कहा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है जो हमारा स्पेशल जो 30 डिग्री आप और 60 डिग्री का जो फार्मूला आप पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल की सभी साइड की जो लेंथ होती है क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। आगे समझ में कोई दिक्कत। मान लो फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने पास से एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का नाम लिखा ए बी और सी लिखा। मान लो मैंने लिखा ए बी और हमारा क्या है, सी है। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो उसके सभी एंगल्स बराबर होते हैं। आगे समझ में, ये भी क्या होता है, बराबर होगा, ये और ये तीनों एंगल क्या होंगे, एक बराबर होते हैं। समझना ध्यान से, कहने का मतलब किसी भी क्लोज फिगर का 3 साइड से बाउंडेड फिगर होता है तो उसकी सभी एंगल्स यानी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यानी कि मान लेते अगर ये भी यक्स है, ये भी क्या है, यक्स है, ये भी क्या है, हमारा यक्स है, यक्स डिग्री प्लस यक्स डिग्री प्लस क्या होता है, यक्स डिग्री का जो रिजल्ट होता है कितना होता है, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज की सभी भुजाओं का जो सम होता है हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आ गया समझ में, 180 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। आ गया कोई दिक्कत। ठीक उसी तरीके से जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर सभी भुजाएं अगर आपस में क्या है, बराबर हैं, ये सभी क्या अगर बराबर हैं तो उनके सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा होता है 60 डिग्री। आ गया समझ में। लेकिन हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के लिए एक एंगल बाइसेक्टर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो किसी एक एंगल को 30 डिग्री में क्या करे, विभाजित कर दें। आ गया समझ में। अब देखना ध्यान से, अगर मान लो हमने क्या किया, त्रिभुज ऐसे बनाया, यहाँ पे हम इसका एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। मैंने लिखा यहाँ से ए और उसके बाद लिखा यहाँ बी और इसको लिखा सी। ये भी मान लो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी हमारा क्या है, 60 डिग्री है। हम क्या करते हैं, एंगल जो हमारे पास ए लिखा गया, अगर एंगल ए का अगर एंगल बाइसेक्टर करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है कि जिस एंगल का वो बाइसेक्टर होता है उस एंगल को बराबर बराबर डिग्रीज में डिवाइड कर देता है। समझ में आ गया। साथ ही साथ में एंगल बाइसेक्टर जो अपने सामने वाला, उस एंगल के सामने वाला जो हमारा साइड होता है, ट्रायंगल का थर्ड साइड होता है, उसको भी वो इक्वली डिवाइड कर देता है। अगर हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये हमारे पास ये भी साइड बराबर हो जाएगा, ये भी साइड बराबर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यानी 30 प्लस 60 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो हम यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज करेंगे, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हमारे पास साइड होता है, सभी साइड क्या होते हैं, जिसकी लंबाई क्या होता है, 2 यूनिट होती है। आगे समझ में, यहाँ पे समझे, यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है 2 एक और चाहे यहाँ पे 2 मान लो, ये भी हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक 2। ये फार्मूला डिजाइन करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये भी 2 है, ये भी क्या हमारा 2 है, स्पेशल फॉर 30 एंड 60 डिग्री के लिए। ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मान लो 2 है, 2 यूनिट है। आ गया समझ में। अगर ये इक्वली साइड डिवाइड किया, जैसे मान लो कि ये परपेंडिकुलर जो है डी पर कट किया है, ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डी पर कट किया है, यहाँ समझना डी पर है, समझ में आया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि जब इसको, यानी कि BC की जो लेंथ अगर हमारे पास 2 है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ हो जाएगी कितने हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसलिए से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, समझना ध्यान से, एक ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल की हम बात करते हैं। यहाँ समझना,
ये ट्रायंगल इसमें से हमने लिया, एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल का नाम दिया, यहाँ समझना ये हमारा क्या है बी है, और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट किया तो ये हमारा क्या है डी है, मैंने यहाँ लिखा डी, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन हमारा क्या है ए यहाँ पे है। समझ में आ गया? ये हमारा साइड है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ है कितना है भाई, ये 1 यूनिट है। आ गया समझ में? ये जो हमारी इसकी साइड दिख रही है कितना है 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? ये हमारा हो गया, समझ जाओ ये क्या है 30 डिग्री, यानी कि उसका हाफ एंगल इसके साथ मिला, 30 डिग्री मिला कि नहीं मिला? यहाँ तक मिल गया। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस के नियम से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इस ट्रायंगल के लिए, और ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। समझ ध्यान से, इस ट्रायंगल के लिए हम ये थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस का नियम, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का रूल ये कहता है, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, समझना, समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाओं का मान दिया गया होता है, हम तीसरा जो है भुजा अपने आप पाइथागोरस के नियम से फाइंड कर लेते हैं। आया समझ में? इन राइट एंगल ट्रायंगल्स इफ वी हैव लेंथ ऑफ 2 साइड्स वी कैन फाइंड देयर थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। आ गया समझ में? मान लो पाइथागोरस के प्रमेय अगर हमारे पास ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज मान लो ऐसे है, जिसका नाम मैंने लिखा बी, ये क्या है डी। बस चूंकि मेरा ये ट्रायंगल इस फिगर के अनुसार सही नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको दिल से आप नहीं लेंगे। ये मान लो 30 डिग्री है, जो भी हो गया, हमको ये हाइट बताना है ए, ये हमारा डी है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस का जो रूल होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यहाँ पे, ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ अदर 2 साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी का स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना होता है बी डी का स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमको चाहिए क्या, ए डी चाहिए। क्या चाहिए? ए डी चाहिए। तो ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, ये इधर आएगा तो माइनस करेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी का स्क्वायर, फिर क्या चाहिए हमको ए डी स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे रिजल्ट हम रख देते हैं, हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या है, हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या है, समझो 2 है। यहाँ तक हो गया 2, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब 2 हो गया, यहाँ पे समझना, अगर 2 का स्क्वायर हम करेंगे माइनस, और बी डी हमारे पास क्या है, बी डी का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या है ए डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमको ए डी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको ए डी चाहिए ना। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 इक्वल टू क्या हो गया ए डी स्क्वायर हुआ। अगर हम अगली लाइन से हम क्या फाइंड करते हैं, अगर ए डी इक्वल टू फाइंड करते हैं तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा √3। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये जो हमारा जो बीच वाला पोर्शन होता है, इसका जो मान लिखा जाता है √3 लिखा जाता है। यहाँ से जो इसकी लेंथ दी जाती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्या हमारा √3 है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक? समझ में आया? अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 स्टार्ट। अब यहाँ से हमें क्या हुआ, थर्ड साइड इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड था वो भी हमें पता चल गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। आ गया समझ में? जैसे कि जिसका रिजल्ट हमें, जिसका जो है साइड का जो लेंथ है 2 यूनिट्स, और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स लिया। किसी एक एंगल का हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर बनाया ताकि वो 30 डिग्री में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास चूंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे बनाना है, तो हमने 30 डिग्री बनाने के लिए ऊपर वाले एक हमने एंगल बाइसेक्टर किया, तो हमारा कितना बना 30 डिग्री बना। इस तरीके से हमारा इसमें से हमने एक एंगल को बाहर ले लिया, सॉरी एक ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल दिया। ट्रायंगल क्या है, ए बी और डी है, मैंने लिखा ए बी और डी लिखा। तो हमारे पास ए बी का जो लेंथ था 2 यूनिट्स था। यहाँ तक समझ में आया? अब सोचना ध्यान से, जो हमारे पास बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा 1 यूनिट होगा। अब यहाँ से थर्ड यूनिट, इसका जो थर्ड साइड हमारे पास क्या है ए डी है, ए डी को हमने पाइथागोरस के रूल से यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी कि हमारे पास ये मिला √3। अब यहाँ की यहाँ तक तीनों साइड अब हमें पता हो गया ना, तो अब यहाँ से हमें फार्मूला लिखना है। अब यहाँ देखना फार्मूला लिखना है, यहाँ देखना। अब फार्मूला को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ समझना। फार्मूला लिखना चूंकि हमारे लिए बहुत आसान होगा, यहाँ देखना फार्मूला लिखना सिखाते हैं आपको। पहला फार्मूला तुम्हें लिखना है, उसी फार्मूले पे लिखना है, तो ठीक हमारा वही कंडीशन होगा। हम यहाँ से लिखेंगे, पहले एक शॉर्टकट लिखे हैं मैंने,
साइन, कॉस, फिर यहाँ से लिखेंगे टेन। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर यहाँ से लिखेंगे कॉसेक, फिर से यहाँ लिखेंगे सेक, और फिर यहाँ से लिखा कॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेक है। और फिर इसके लिए मैंने लिखा, मैंने पी बी पी, और क्या लिखा, एच एच बी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एच एच बी लिखेंगे। अब हमको यही चीज समझना है कि 30 डिग्री के लिए हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री का सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज वही रहता है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी कि एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 30 डिग्री के लिए मेरे पास क्या है, इस 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री का सामने वाला जो पोर्शन है हमारे पास BD, वो हमारा क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। आ गया समझ में? 60 डिग्री के लिए इसके सामने वाला हिस्सा क्या है, ये परपेंडिकुलर है। 30 का बेस ये हो जाएगा और 60 का जो हमारे पास बेस क्या है, यही है। अब देखो फार्मूला बनाते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है, पहला क्या है लिखना है, पहला फर्स्ट फार्मूला लिखना है हमको, साइन इक्वल टू, पहले तुम जानते हो साइन इक्वल टू होता है क्या है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। समझ में आ गया? मैंने कहा नहीं, उसके जगह पे तुम थीटा डिग्री शामिल कर दो, थीटा डिग्री शामिल करो, तो तुमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, साइन थीटा इक्वल टू भी पी अपॉन एच होता है। नहीं भाई, हमने कहा नहीं, चलो थीटा के जगह पे तुम 30 डिग्री रख के दिखाओ। समझ में आया? तो तब उस कंडीशन में तुम कहोगे यहाँ पे साइन 30 इक्वल टू तुम्हारे पास हो जाएगा, सोचना साइन 30 इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ पी, समझ में आया? तो लेंथ ऑफ पी 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 30 के लिए परपेंडिकुलर 1 है, यानी कि इस साइड का लेंथ क्या है, 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके लिए एच कौन है, अब इस 30 डिग्री के लिए एच हमारे पास क्या है, ए बी होगा, जिसका हमारे पास यूनिट क्या है, 2 है, यानी कि हो गया 2, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी तरीके से लिखोगे, मान लो साइन 30 इक्वल टू लिख दिया। अब सोचो ध्यान से, साइन 30 लिखा, अब हम सेकंड लिखते हैं, साइन के बाद हम लिखते हैं कॉस, कॉस लिखेंगे। अब कॉस में हमारे पास क्या होता है, कॉस इक्वल टू, यहाँ देखो कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा वाला होगा ना, यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मैंने लिखा, बी अपॉन एच लिखा। कोई दिक्कत? अब इसमें हमने थीटा शामिल कर दिया, मान लो इसमें थीटा शामिल करके लिखा, यहाँ पे कहा कि कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा लिखो। अब देखो यहाँ पे कॉस को चाहे कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लो तुमने कहा थीटा की जगह तुम 30 डिग्री लिखो, यानी cos 30 का मान बताओ, तब यहाँ पे कहोगे कि cos 30 का जो मान होता है हमारे पास, सोचो अब ध्यान से, अब cos 30 के रेस्पेक्ट में हमारे पास इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो cos 30 के रेस्पेक्ट में हमारे पास बेस क्या है, अगर ये 30 है तो इसका बेस क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, यानी कि ये हिस्सा होगा। इसके जगह लिखेंगे √3, क्या लिखेंगे, √3 बेस अपन हाइपोटेन्यूज। इस 30 के लिए हाइपोटेन्यूज हमारा वही होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, ये हमारा हो जाएगा 2। cos 30 का मान आ गया √3/2। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। साइन के बाद से कॉस लिखा, अब यहाँ तुमको लिखना है tan, क्या लिखना है, tan। मान लो तीसरा लिखते हैं, तीसरा कहते हैं कि हमको tan बताइए, मैंने लिखा tan, तो tan इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होता है, tan यहाँ पे थर्ड वाला मैच कर रहा है ना tan, तो tan किससे मैच किया, थर्ड वाले से मैच करा, P अपॉन होगा B, फिर यहाँ से लिखोगे tan इक्वल टू होता है P अपॉन B। हमने कहा नहीं tan थीटा बताओ, मान लो मैंने लिखा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू भी हमारे पास होगा P अपॉन B। समझ में आ गया? अब मान लो हमने कहा थीटा के जगह पे तुम क्या करो, 30 डिग्री रख दो, तब यहाँ पे आप कहेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, आप सोचना ध्यान से, अब tan 30 के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, 1 ही होगा ना, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास क्या है, 1, और इसके लिए बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, मैंने कहा था जो सामने वाला एंगल के सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होता है और जो उसका एक बाजू होता है उसका बेस हो जाता है, यानी कि बेस की जगह क्या लिखेंगे, √3। कोई प्रॉब्लम?
अब देखो अब tan लिख लिया हमने, अब यहाँ से लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ से हम चौथा लिखते हैं कॉसेक। अब तो यहाँ से क्या होता है, तुम यहाँ से कॉसेक इक्वल टू लिखोगे, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक के लिए यहाँ पे देखो थर्ड वाला मैच करो, कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास h/p होगा। तो फिर हम कॉस के लिए क्या लिखेंगे, कॉसेक के लिए h/p लिखेंगे, कोई दिक्कत, कॉसेक के लिए लिखा ना, कॉसेक इक्वल टू h/p। अब हमने कहा कि नहीं किसी थीटा के रेस्पेक्ट में बताओ, तब आप कहेंगे कि हमारे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, क्या लिखेंगे h/p ही होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे h/p लिखना है ना, कॉसेक इक्वल टू हमें लिखना है h/p, हमने p ही लिखा। हमने कहा इस थीटा का जगह पे हम 30 डिग्री इंक्लूड करते हैं। मान लो हमने कहा इस थीटा का जगह पे लिखा है यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री लिखा। कॉसेक 30 डिग्री के लिए क्या होगा अब सोचना, कॉसेक 30 डिग्री के लिए h और p का मान, अब 30 डिग्री के लिए h पहचानो क्या है, 30 डिग्री के लिए h हमारा वही h नहीं चेंज होता, इसके जगह पे लिखेंगे 2, h के जगह पे मैंने लिखा 2 और p इसके जगह पे क्या है, इसके सामने 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपन हो जाएगा 1, p के जगह पे 1 लिखा ना। कभी कभी कॉसेक 30 के लिए यहाँ पे 2/1 किसी संख्या में 1 से भाग देने पे वही संख्या आ जाती है, यानी इसके जगह पे भी लिखा जाता है, इसके जगह पे भी लिखा जाता है हमारे पास कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा 2। समझ में आ गया, 2/1 कहे चाहे 2 कहे, बात वही हुआ, समझ में आ गया। अब मान लो हमको लिखना है सेक 30 डिग्री करना है। अब सेक 30 के लिए क्या होगा हमारे पास, अब सोचो सेक किससे मैच कर रहा है, तीसरे वाले से मैच कर रहा है, तीसरे में क्या होगा हमारा h/b है। अब यहाँ से लिखो सेक 30 के लिए लिखो यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे सेक इक्वल टू होता है क्या है, सेक इक्वल टू क्या है हमारे पास h/b, यहाँ लिखेंगे h अपॉन क्या लिखेंगे b। तो नेक्स्ट लाइन से हम इसको करेंगे। मान लो मैंने कहा सेक थीटा कहा, उसी को कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा मैंने दिया क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा मान लो मैंने लिखा सेक थीटा इक्वल टू, तो सेक थीटा में भी क्या हो जाएगा हमारा h/b ही होगा। समझ में आ गया। अब मान लो हमने कहा इस थीटा की जगह पे 30 डिग्री एंगल रखो, उस कंडीशन में आप कहेंगे कि हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक 30। अब 30 डिग्री के लिए h और b आपको पहचानना है। 30 डिग्री के लिए हमारा h वही रहेगा, h नहीं चेंज होगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस इसका कितना हो जाएगा, 30 के लिए बेस √3, ये हो जाएगा हमारा कितना √3। समझ में आ गया। अब अगला फार्मूला हमारे पास कितना बनता है, अब देखो सेक के बाद से हमारे पास आता है कॉट, क्या आता है कॉट। अब हमारे पास आता है तुम्हारा आता है कॉट, तो कॉट इक्वल टू क्या लिखते हो, कॉट बराबर, तो कॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही है ना कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से लिखेंगे b/p, क्या लिखेंगे b/p लिखा, यानी कि अगर हमने कहा कॉट थीटा बताओ, कॉट थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब सोचो ध्यान से, इसमें भी आप यही लिखेंगे b/p ही होगा। समझ में आया, क्योंकि थीटा कंफर्म नहीं है, कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, आगे समझे। अब मान लो हमें कंफर्म हो गया, हम कह रहे हैं इस थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख के बताओ। अब यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा हमारे पास कॉट 30, मान लो मैंने कहा कॉट 30 का मान बताओ, मान लो थीटा इक्वल कंफर्म हो गया। इसमें बेस और परपेंडिकुलर पहचानिए, 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए बेस हमारा यही हो जाएगा √3, यहाँ लिखेंगे √3 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी हो जाएगा 1, यानी इसके जगह पे ये भी लिखा जाता है हमारे पास कॉट 30 का जो हमारे पास मान हो जाता है कॉट 30 इक्वल टू लिख देंगे √3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हम 30 डिग्री के एंगल को ऐसे लिखते हैं, 30 डिग्री सारा एंगल कंफर्म हुआ। यहाँ देखना, हम आपको बार बार यहाँ तक हमने 30 डिग्री का फार्मूला डिजाइन कर लिया। अब देखो इसको एक और हमारा ट्रिक है, मैंने आपको बार बार कह रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि साइन का उल्टा फार्मूला होता है कॉसेक का। जो कॉसेक का फार्मूला होगा जिस डिग्री के लिए होगा ठीक उतनी ही डिग्री के लिए उल्टा फार्मूला साइन का होगा। मान लो साइन 30 का जो फार्मूला बनेगा
ठीक उसका उल्टा फार्मूला cos 30 का लिखा जाता है। ठीक, जो हमारा मान लो cos 30 के लिए जो हम लिखें, समझ में आया, तो जो cos 30 का जो रिजल्ट होगा उसका इन्वर्स रिजल्ट हमारे पास लिखा जाता है sec 30 का, और sec 30 का जो रिजल्ट होता है उसका इन्वर्स रिजल्ट लिखा जाता है cos 30 का। उसी तरीके से हमारे पास tan 30 का जो इन्वर्स रिजल्ट होगा वो cot के लिए लिखा जाएगा, cot 30 का जो इन्वर्स रिजल्ट होगा वो हमारा किसके लिए लिखा जाएगा, tan के लिए। यहाँ देखो मैं अब दिखा रहा हूँ कैसे। मान लो sin 30, साइन के जस्ट नीचे क्या उसका उल्टा कॉसेक है ना, यहाँ जाओ तुम कॉसेक वाले में जाओ। साइन इक्वल टू 1/2 है, तो कॉसेक 30 के लिए क्या लिखा है, 2 को ऊपर भेज दिया 1 को नीचे भेज दिया, इसमें 2/1 हो गया। ठीक, उसी तरीके से cos 30 के लिए आ जाओ, cos का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। हमारे पास सेक यहाँ पड़ा हुआ है, सेक 30 में क्या √3 ऊपर है और 2 नीचे है, इसमें क्या हो जाएगा √3 नीचे हो जाएगा और ये 2 ऊपर हो जाएगा। आया समझ में। ठीक, उसी तरीके से tan के लिए हमारे पास tan 30 के लिए यहाँ देखो, tan 30 के लिए हमारे पास क्या 1 ऊपर है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ऊपर है, और हमारे पास क्या हो जाएगा tan 30 में 30 में जाओ, tan का उल्टा चूंकि क्या होता है हमारा cot होता है। आ गया समझ में। तो tan का उल्टा हमारा जो cot होता है, यहाँ समझना, tan का अगर उल्टा फार्मूला cot लिखेंगे तो tan इक्वल टू अगर हमारे पास कितना है 1/√3 है, तो हमारे पास cot के लिए हो जाएगा हमारे पास √3/1, जैसे कि √3/1 हमारे पास लिखा गया है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर मान लो हमने कहा ठीक वैसे ही फार्मूला सब कुछ वैसे ही लिखना है, ये 30 डिग्री के लिए क्या था, ये फार्मूला मेरे पास क्या है 30 डिग्री के लिए। मान लो हमको 60 डिग्री के लिए लिखना है, क्या करना है 60 डिग्री के लिए सब कुछ वही होगा, बस इसमें पहचानेंगे 60 डिग्री किसको कहते हैं, और 60 डिग्री के लिए हमारे पास आपको एंगल पहचानना होगा। बस सब कुछ यही रहेगा, हमको क्या करना है वहाँ पे 60 डिग्री आपको पहचानना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो, अब मैंने बस यहीं से थोड़ा सा मैं डिलीट किया हूँ, आपको 60 डिग्री सिखाता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। अब यहाँ से देखना फार्मूला फॉर 60 डिग्री। अब यहाँ से जो हमने 60 डिग्री लिखा, साइन इक्वल टू होता है P/H, साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है P/H। अगर हमने कहा साइन थीटा के जगह पे हम यहाँ 60 डिग्री लिख दें, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये वाला पोर्शन होगा AD, और बेस हमारा क्या हो जाएगा BD। यहाँ तक क्लियर हुआ? 60 डिग्री के लिए समझ जाओ फिर से, 60 डिग्री के लिए यानी कि ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसी के लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ट्रायंगल बाहर निकाल के आपको फार्मूला मैं बता रहा हूँ ताकि और आपके लिए आसान हो जाए। हम 60 के लिए देखना, जो एंगल होता है, एंगल का सामने वाला खुला हुआ हिस्सा परपेंडिकुलर होता है, जो उसके साथ में जो उस एंगल के साथ जो दूसरा वाला साइड होता है वो हमारा बेस हो जाता है, और हमारा थर्ड जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा वैसे ही रहता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता, एंगल बदलने पर वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा अपने प्लेस पे ही रहता है। आगे समझ में? एंगल एक्सचेंज होने पर हमारे पास साइड भी क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं। आगे समझ में? यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होंगे। अब देखो जैसे कि मान लो 30 के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे BD बना था, 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या लेंगे, AD लेंगे। समझ में आ गया? और AD का जो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 लिया जाएगा, और BD का जो हमारा क्या है मान 1 लिया जाएगा, और हमारे पास क्या है जो हाइपोटेन्यूज AB है उसका रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमेशा 2 ही लिया जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ो। मान लो हमको कहा साइन 60 का मान बताना है हमको, साइन 60 इक्वल टू, क्योंकि साइन इक्वल टू होता है P/H, तो 60 के लिए हमारे पास सामने वाला हिस्सा P ये हो जाएगा √3, 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा √3 अपॉन, अब यहाँ पे H के जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? ठीक उसी तरीके से cos इक्वल टू हमारे पास होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, cos इक्वल टू क्या है यहाँ से बेस अपन हाइपोटेन्यूज है ना। मान लो हमने कहा थीटा शामिल कर दिया cos के साथ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा B/H होगा। मान लो थीटा के जगह पे हमने 60 डिग्री रख दिया, क्या रख दिया 60 डिग्री रख दिया, तब इस कंडीशन में मान लो हमने लिखा cos 60 इक्वल टू, cos के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 60 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। आ गया समझ में? और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 60 के लिए हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है tan है, tan का रिजल्ट क्या होता है भाई, tan का जो रिजल्ट होता है हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है मैंने, tan के साथ थीटा इंक्लूड किया, थीटा का मतलब कि समझो कि हमारे पास कन्फर्म एंगल नहीं है,
एंगल के रिस्पेक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर अपन बेस ही लिखेंगे। tan के लिए मान लो हमारे पास थीटा की जगह पे कंफर्म हो गया, चलो 60 डिग्री हमने लिखना है, आगे समझ में 60 डिग्री लिखना है। tan 60 के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री परपेंडिकुलर √3 है, यहाँ तक ले लिया √3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब सोचो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 1, तो √3 अपन हो गया 1, यहाँ तक कंफर्म हुआ। आ जाओ अब यहाँ पे कॉसेक लिखोगे, कॉसेक का उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, h/p, जो मैंने h/p लिखा है, cos थीटा मैंने शामिल कर दिया थीटा के साथ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा h/p हुआ। आ गया समझ में? अब cos थीटा के जगह पे समझना, सॉरी cosec थीटा के इक्वल टू हमने लिखा h/p, जो p हम लिख रहे हैं cosec के साथ, तो अब सोचना कि हमने लिख दिया cosec 60 डिग्री, इसमें हमने 60 डिग्री को शामिल कर दिया, तो cosec 60 के लिए h पहचानो क्या हो जाएगा, h हमारे पास 2 यही दिया गया है, h कभी चेंज नहीं होता है, और 60 का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास √3, 2/√3 बना। यहाँ तक कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेक है, मान लो सेक इक्वल टू क्या होता है हमारे पास h/b होता है सेक इक्वल टू। अब हमारे पास क्या किया, सेक थीटा शामिल किया, आया समझ में? सेक के साथ मैंने अगर थीटा शामिल कर दिया तो सेक थीटा के रेस्पेक्ट में जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या हो जाता है, सेक के लिए h/b, ये लिखेंगे h/b बना हमारे पास। मान लो हमने कहा सेक 60 शामिल करो, यहाँ पे सेक 60 अगर शामिल करते हो तो अब इस सेक 60 के लिए पहचानो, इस सेक 60 के लिए हमारे पास क्या है h/p है ना, तो 60 के लिए हमारे पास h क्या हो जाएगा, 60 के लिए h वही है, h हमारे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है b, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 1। इसके जगह पे लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाएगा, सेक 60 का जो मान होता है हमारे पास कितना हो जाता है 2 होता है, क्योंकि अगर 2 में हम 1 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट एक ही होगा। इफ वी डिवाइड 2 by 1 देन वी गेट रिजल्ट इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, कॉट के लिए लिखना है, अब सोचो ध्यान से, कॉट। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉट इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो बेस अपॉन हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कॉट, जो कि आपको नीचे दिख रहा है। अब मैंने कहा कि इसके साथ तुम थीटा इंक्लूड कर दो, थीटा इंक्लूड करने पे भी हमारे पास वही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। यहाँ पे बेस अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऐसे हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बना। अब हमने कहा कि कॉट 60 बताओ, इसके साथ तुमने 60 डिग्री इंक्लूड कर दो, समझ में आ गया? कॉट 60 डिग्री इंक्लूड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ देखो, कॉट 60 के लिए हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, 60 के लिए बेस यही है 1 है, 1 हमारे पास हो जाएगा, बेस अपॉन 60 के लिए बेस हमारा वही है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं 60 डिग्री के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, उल्टा होगा, जैसे कि देखो, जैसे कि 30 डिग्री में आपको उल्टा फार्मूला बताया था, ठीक उसी तरीके 60 के लिए उल्टा होता है। साइन 60 का जो रिजल्ट होता है उसका जो इनवर्स रिजल्ट होगा वो कॉसेक 60 का होगा, कॉसेक 60 का जो इनवर्स रिजल्ट होगा वो साइन के लिए होगा। कॉस के लिए जो एंगल बनेगा वही उसका इनवर्स एंगल सेक का बनता है। जैसे कि अगर कॉस 60 लिया उसका इनवर्स जो प्रोसेस होता है सेक 60 का मान होता है, सेक 60 का जो रिजल्ट होता है उसका इनवर्स जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कॉस 60 का होगा। tan 60 का जो रिजल्ट बनेगा, tan 60 का इनवर्स जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, cot 60 का बनेगा, और cot 60 के लिए जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा tan 60 के लिए बना। जैसे यहाँ देखो, अगर हमने कहा साइन के लिए, साइन इक्वल टू क्या है, साइन 60 में क्या है √3/2 है, तो साइन का जस्ट नीचे वाला उल्टा उसका होता है कॉसेक, तो कॉसेक में आ जाओ, कॉसेक 60 इक्वल टू, इसमें 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, यहाँ क्या 3 ऊपर है न्यूमरेटर है, इसमें क्या है 3 नीचे आ गया, डिनोमिनेटर बन गया। आ गया समझ में? यानी साइन 60 का उल्टा क्या है, कॉस, यहाँ पे क्या हमारे पास कॉसेक 60 उल्टा दिया है, कॉस 60 का उल्टा क्या है, सेक 60 है, यानी कि 1/2 है, यहाँ 2/1 हो गया उल्टा। यहाँ पे क्या है कॉट 60, जो tan का रिजल्ट √3/1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3, यहाँ उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का फार्मूला लिखते हैं। अगले लेक्चर में आपको मिलेगा 90 डिग्री और 45 डिग्री का। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी आपको एंगल लिखना मैंने सिखाया।